नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और वक्त है सवाल 10 बजे का। बात होगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी, पद का सम्मान और सेना की मर्यादा, सब कुछ मर चुका है। हर बात मर चुकी है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान की सेना के एक अफसर अपने पूर्व प्रधानमंत्री को भरे बाजार बेइज्जत करने पर उतर आए हैं। हाल ही में पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इमरान खान को लेकर ऐसी बात कही है जो काफी निंदनीय है, गलत है। उन्होंने इमरान खान के साथ साथ बांग्लादेश के राष्ट्रपिता को भी अपमानित कर डाला है। उनके इस बयान से साफ जाहिर है कि पाकिस्तानी सेना किस हद तक गिर चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अपने ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बेइज्जत करते हुए गद्दार का तमगा दे दिया है। गद्दार बोल डाला। बोलते हैं क्या फौजी अफसर ऐसे? नहीं बोलते हैं, लेकिन गद्दार बोला है। सस्ती राजनीति का प्रदर्शन करते हुए अहमद ने बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान को इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार कह डाला, जिनको वो फादर ऑफ द नेशन कहते हैं बांग्लादेश में, और इमरान खान को उनका चेला बताया है। असल में इमरान को जेल में बंद रखा गया है। परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा था। 1 महीने तक मिलने नहीं दिया गया था। हर मंगलवार मिलने की बात तय हुई थी, उसको भी साइड कर दिया। और पता लगा बीमार हो गए। खबरें तो यहां तक आ गई शायद मर ना चुके हैं। वो तो गनीमत रही कि परिवार जब अंत में अभी मिला है। इस मंगलवार की अगर बात करें तो पता लगा भाई साहब जिंदा हैं। राहत की सांस ली। लेकिन इमरान खान खुश नहीं है। मानसिक रूप से परेशान किए जा रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, और वो आसिम मुनीर का नाम ले रहे हैं। ये हमने आपको सबसे पहले बताया था। अब इसके बावजूद अहमद शरीफ चौधरी को डर है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। जेल में बैठे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, लेकिन है खतरा। ये कैसी विडंबना है। उनके डर का आलम ऐसा है कि अहमद शरीफ के मुंह से निकल गया, सेना के खिलाफ जनता को भड़काने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। इस बयान से जाहिर है कि कहीं सेना का सच कोई पाकिस्तान की जनता के सामने ना रख दे। डीजीआईएसपीआर ने रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इमरान का नाम लेते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम क्या संदेश देना चाहते हो? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम। अहमद शरीफ ने आरोप लगाया है कि इमरान खान बार बार शेख मुजीबुर रहमान की मिसालें देते हैं। जनरल चौधरी ने इमरान को बीमार दिमाग वाला व्यक्ति कहा है। भाई पागल आपने बना दिया उस व्यक्ति को काल कोठरी में डालकर, और बोले कि पीटीआई को पाकिस्तान सेना से हास्यास्पद जुनून है। वो असली मुद्दों की बात नहीं करते। यही उनकी पूरी राजनीति है। डीजीआईएसपीआर ने दावा किया है कि इमरान खान की सेना विरोधी बयानबाजी ने राजनीति की सीमाएं पार कर दी हैं और अब ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि यह नैरेटिव कि सेना का राज चलता है गलत है। सेना नहीं, सरकार सर्वोपरि है। अब यह हास्यास्पद नहीं है क्या? पाकिस्तान में सेना का राज नहीं चलता। अगर आप किसी पाकिस्तानी को बता भी दें तो वो पहले हंसेगा, उसके बाद जवाब देगा। हालांकि वो खुद एक सैनिक की भाषा भूल गए और टुच्चे नेता की तरह बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए, जो सेना की गरिमा के लिए ठीक नहीं है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा गया। फॉलो करें इसके मीडिया में जो इसकी ट्वीट्स आती हैं, इसको देखें ये कितना इंप्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है। बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो ये कहे कि जो फौज के साथ बैठ के कोई वर्कशॉप में बैठेगा वो गद्दार है? ही हैज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बिकॉज दैट इज व्हाट ही बिलीव्स। क्योंकि वो ये समझता है कि उसको सारा इल्म है, उसके अलावा सब गलत है और जो वो कह रहा है सब ठीक है। और अगर आप उसके लिए काम करें, उसके साथ चलें, तो आप भी ठीक है। जिसकी सियासत की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूं तो जमहूरियत है, अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूं तो अमरियत है। डीजीआईएसपीआर ने तो है मोहताज ज़बान इस्तेमाल की है। मैं जो है, मुझे लिबर्टी है कि मैं इनका जवाब जो है पत्थर में दे सकता हूं, लेकिन इन लोगों को सिवाय इस बात के, और फिर जो है गैर सियासी खातून है पीटीआई के लीडर की हमशीरा, क्या वो हम एक ऐसे दुश्मन के साथ जो अजली और अबदी हमारा दुश्मन है उसकी मीडिया के ऊपर जाके इस किस्म की गुफ्तगू को पाकिस्तानी कर सकता है? और वो भी खातून। पाकिस्तान के अंदरून खाना जो लोग हैं, एक सियासी पार्टी जो है, उन्होंने वो किरदार ना अदा किया जो पाकिस्तान ने मुतहद होकर 25 करोड़ की आवाम ने हिंदुस्तान का मुकाबला किया।
अब आपने इनको सुना और शेख मुजीबुर रहमान को लेकर जो बात कही गई चौधरी के द्वारा वो भी कितनी निंदनीय है। बांग्लादेश में इस वक्त जो कुछ हुआ, अब ये साफ होता है कि पाकिस्तान का उसमें हाथ था, अमेरिका का तो था ही था। अमेरिका को तो चाहिए बहुत कुछ, सेंट मार्टिन आइलैंड, वो तमाम चीजें हर बार हम आपको बताते आ रहे हैं। लेकिन आप शेख मुजीबुर रहमान की बेइज्जती कर रहे हैं, गद्दार बता रहे हैं। भाई साहब, किसका गद्दार? आपका गद्दार। आपने वहां जाके लगभग 30 लाख लोगों को मारा है, ये ऑफिशियली बांग्लादेश में बताया जाता है। 3 लाख से 5 लाख तो रेप वहां पर कम से कम रेप ही रेप हुए हैं। तो सोचिए ये पाकिस्तान के लिए गद्दार कौन होना चाहिए? गद्दारी किसने करी? बांग्लादेश के नागरिकों के साथ। तो अब अगर शेख मुजीबुर रहमान की बात करते हुए इमरान खान नजर आ रहे हैं तो क्या वो गलत कर रहे हैं? क्या आज़ादी की अगर वो बात करते हैं, देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, तो क्या वो गलत करते हैं? मुद्दा यही है। क्या फौज के नैरेटिव से अगर फिट नहीं बैठता तो व्यक्ति खतरनाक है, ना केवल फौज के लिए बल्कि देश के लिए? उसे गद्दार बता दिया जाए। अब पूर्व प्रधानमंत्री या फिर कोई पूर्व सुप्रीम लीडर, इस तरीके के लोगों के लिए भी आप ऐसी लैंग्वेज, ऐसी भाषा का अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप अपना स्तर भी गिरा रहे हैं, सेना का स्तर भी जो है वो गिरा रहे हैं। लेकिन ये गलत दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। खैर, मैं बोलूं ये बात यहां खत्म नहीं होती। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। स्वागत करना चाहूंगा, हमारे साथ पाकिस्तान से भी मेहमान जुड़े हैं। हुसैन जावेद, पाकिस्तान से पत्रकार, हमारे साथ। शुक्रिया, कीमती वक्त आपने निकाला। और साथ ही साथ हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। जय हिंद सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त यहां पर निकाला, आप भी हमारे साथ आए। शुरुआत कर्नल शिवदान जी मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि अगर मिलिट्री की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आता है तो मिलिट्री में आप भी रहे हैं, आपको भी पता है, कभी किसी एक्स पीएम या फिर एक्स लीडर, एक्स प्रेसिडेंट या फिर ऐसे किसी भी लीडर के लिए सेना की तरफ से ऐसा बयान आता है क्या? क्या डीजी आईएसपीआर या फिर कोई भी आईएसपीआर आप कह लीजिए, अब ऐसे स्टेटमेंट्स अगर देंगे तो आप उसको किस श्रेणी में डालेंगे कर्नल शिवदान जी? देखिए, सेना का कुछ डेकोरम होता है, कुछ उसके लिए कुछ रीति होती है, रिवाज होते हैं। सेना कभी भी राजनीतिक बयानबाजी नहीं करती है। किसी प्रकार से इस प्रकार के नेताओं के विरुद्ध कोई भी इस तरह के बयान नहीं देती है, जैसा कि अभी मैं सुनने में आ रहा है मुझे। और खासकर मैं ये कहना चाहूंगा कि किस बिना पर शेख मुजीबुर रहमान को बोला जा रहा है कि वो देशद्रोही थे या इस तरह की हरकत उन्होंने की है। वो इलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर के लिए उनका क्लियर कट नॉमिनेशन था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था उनको, क्योंकि वो उनका बहुमत लेके आए थे। और उसके बाद उन्हें प्राइम मिनिस्टर ही बनाया गया और उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। यदि उनके इस पाकिस्तान के इस एक्ट पर बांग्लादेश में विद्रोह शुरू हुआ तो इसमें शेख मुजीब रहमान को किस प्रकार से आपने उसको देशद्रोही या उसको इस तरह की बताया है। ये तो उसी प्रकार से हो गया कि जो भी इस तरह की अपनी आवाज उठाता है कि जिससे कि पाकिस्तान में प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी की जड़ मजबूत हो, उसको आप देशद्रोही बताएंगे, ये गलत बात है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि इस प्रकार के बयान सेना की तरफ से नहीं आने चाहिए थे। ये राजनीतिक बयान है, इनमें कंट्रोवर्सी होती है और सेना को कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेना को कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। क्या हुसैन जावेद जी, जो अगर आप भारत की बात करें तो भारत के लिए जो महात्मा गांधी हैं, आपके लिए जो मोहम्मद अली जिन्ना है, वही मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के लिए हैं। इस तरीके का स्टेटमेंट देना कितना जरूरी था और क्यों दिया गया? क्योंकि फौज को अपना एजेंडा नहीं समझ में आ रहा, तो इसलिए किसी की भी फादर ऑफ द नेशन को इस तरीके से बोल दिया जाएगा। अब सत्ता पलट गई है तो फिर फायदा उठाया जाए, गलत नहीं है क्या हुसैन जावेद? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और हमारे पैनलिस्ट को भी सलाम। देखें, आप डीजीएसपीआर की जो प्रेस टॉक है वहां से आपने जो है वो मुजीब के हवाले से एक उनके कमेंट का हवाला दिया। ये बात सही है आपकी कि उनकी हैसियत बांग्लादेश में वही रही है जो कि इंडिया में गांधी जी की रही है और हमारे यहाँ कायद आजम की रही है, इसमें शक नहीं है। लेकिन एक सवाल भी उभरता है ना कि आज का जो बांग्लादेश है वो मुजीब को किस तरह देख रहा है। वो उस तरह तो नहीं देख रहा जैसे आप गांधी को देख रहे हैं और हम मोहम्मद अली जिन्ना को देख रहे हैं। ये आपके सामने ही है। बहरहाल ये एक और हो जाएगी बहस। मैं इसमें यही कहूंगा कि हर एक की ओपिनियन डिफरेंट होती है, हर एक अपने एंगल से देखता है। मतलब ये बहस का मुद्दा है ना, मतलब क्यों नहीं होना चाहिए, आप मुझे बताइए। मतलब क्यों आप किसी के फादर ऑफ द नेशन को इंसल्ट कर देंगे? पॉलिटिकल चेंजेस वहां पर हो गए, इसीलिए
और मतलब आप ये सोचिए कि आप महात्मा गांधी जी की अगर बात करें, वो बंटवारा तो नहीं चाहते थे, अब वही मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से तो वो बंटवारा चाहते थे। आप एक इंडिविजुअल होने के नाते सोचिए, भारत पाकिस्तान अलग ना होता तो अच्छा होता ना, मजहब के आधार पर बांटा तो फिर आप पर भी तो सवाल उठेंगे। मुजीबुर रहमान को अगर वो ऐसे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना जी पर भी तो सवाल उठते हैं कि क्यों कर दिया उन्होंने। अब फिर गद्दार की श्रेणी में किसको रखा जाएगा हुसैन जावेद जी? देखिए शीश, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। सॉरी आपका शिवम आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं उसमें यही कहूंगा कि जो आपने कहा ना कि क्या मुल्क एक होता और इस तरह बंटवारा ना होता तो बेहतर ना होता, मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीजें अगर हम हिस्ट्री की बात करें ना, ये 1937 से पहले यही सोच थी सबकी कि एक ही मुल्क रहेगा, मिलके रहेंगे। लेकिन आपको भी पता है, हम तो इसको ऐसे ही देखते हैं कि 1937 में जो कांग्रेस की हुकूमत कायम हुई, उसने ऐसा इंप्रेशन दे दिया मुसलमानों को कि भाई ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा साथ चलना। और 1940 के बाद हर चीज बदल गई। और जिन्ना साहब ने भी कोई जो है वो पिस्तौल रखे तो मुसलमानों को नहीं कहा कि आपको लाजमी अलग ही होना है। उनको लगा, लोग उनके साथ खड़े हुए और इस तरह से ये हो गया। हमारा वो हिस्ट्री है, अब उसको हम दोबारा रीराइट नहीं कर सकते। जो होना था हो गया। आपके लिए 1947 वो एक जख्म है, मैं उसको मान सकता हूँ, और हम उसको एक बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं। बहरहाल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं यही कहूंगा कि आप इस वक्त पीटीआई और हमारी इस्टेब्लिशमेंट, ये दोनों बिल्कुल एज टू एज है। और हमें यहाँ पे पाकिस्तान में यही लगता है कि बजाय लग तो यही रहे कि चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुकी है। और शायद इमरान खान की पहले रिहाई की बात होती थी, ये तो खुद पीटीआई के चेयरमैन ने कहा है, गौहर खान ने कहा है। पहले हम इस तरह की बात करते थे कि इमरान खान को रिहा करने की कोशिश करनी है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इमरान खान से मिला कैसे जाए इस सूरत हाल के बाद। तो ये पीटीआई के लिए भी मुझे हुसैन जावेद जी आप ये बताइए कि इमरान खान ने गद्दारी क्या कर दी? मतलब वो गद्दार जो बता दिया जा रहा है उनको, फिर मुजीबुर रहमान साहब को भी उनको गद्दार बताया जा रहा है। गद्दारी क्या, इसको किस लिए गद्दारी कहा जा रहा है? क्या उन्होंने गलत कर दिया? आपके देश को आगे नहीं ले जाने का प्रयास किया? अब हर फील्ड में उन्होंने अपना योगदान नहीं दिया? क्या वो आपके प्रधानमंत्री नहीं थे? फिर गद्दार आप किनको कहेंगे? जो करप्ट लीडर्स हैं आप खंगालिए, आपके सेना के जनरल्स और वो जो रिटायर्ड हैं उनके पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, फिर गद्दार किसको कहे? मतलब किसी को भी गद्दार कह देंगे? आपका सवाल मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जी आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इमरान गद्दार क्यों? इमरान गद्दार क्यों? क्योंकि सेना के विरुद्ध है इसलिए? देखें, मैं आपका सवाल समझ गया हूं। रिक्वेस्ट ये कि आपकी आवाज मुझे थोड़ी सी कम आ रही है, अगर आपका थोड़ा सा ऊंचा हो जाए वॉल्यूम तो बढ़ा देंगे। जी। अच्छा, मैं उसमें यही कहूंगा, मैं नहीं समझता कि, मैं आपको अपनी राय दे रहा हूं कि पाकिस्तान का कोई भी पीएम, जो भी शख्स इस मुल्क का पीएम रहे, वो गद्दार है, इमरान खान समेत। ये ठीक है, इमरान खान से बहुत ज्यादा गलती हुई है, गलतियां तो सबसे होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं कम से कम इमरान खान को गद्दार नहीं समझता। इसके बावजूद मेरा जो इख्तलाफ है, मतलब अभी जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, वो ये कि कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करने की जरूरत होती है। अभी कर्नल साहब ने कहा कि आर्मी को इस तरह से सामने नहीं आना चाहिए, इस तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, उनका एक डेकोरम होता है, मैं मानता हूं ये बात। लेकिन बात ये भी है ना कि वो क्या हालात बने कि पहली दफा आर्मी को इस तरह से सामने आना पड़ा, उन हालात को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात मैं आपके चैनल पे कल भी कह रहा था, प्रॉब्लम इमरान खान का बहुत ज्यादा नहीं है। इमरान खान ने एक बकायदा सोशल मीडिया सेल बनाया है जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक्टिव है। पाकिस्तान में अगर कोई सोशल मीडिया की साइज को समझ पाया ना, वो पीटीआई है, उसमें कोई शक नहीं है। ये पहले उनका क्रेडिट था, लेकिन अब ये लोग खुद इमरान खान और मेन जो उनकी पार्टी है उसके हाथ से निकल चुके हैं। जिस तरह के हैशटैग ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के ट्रेंड ये लोग इस्तेमाल करते हैं, मसला यहां से हुआ है। मैं आपको बताऊं, मसला यहां से हुआ है। और इमरान, आप मुझे बताएं, इमरान खान तो जेल में है, 2 साल से जेल में है। उनका अच्छा हुसैन जावेद जी, मैं ये कहता हूं कि एब्सोल्यूट पावर ना हो, आप समझते हैं ना, ये अच्छा है, जरूरी है। मैं एक मेरा छोटा सा ये एड ऑन है कि एब्सोल्यूट पावर किसी के पास भी ना हो, वरना वो एब्सोल्युटली करप्ट हो जाता है, वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। पावर को बैलेंस करने वाले कुछ लोग होने चाहिए ना हुसैन जावेद जी, बस आप ये रखिएगा कि अगर ऑपोजिशन हो या कोई हो, पावर को बैलेंस करने वाला, कि भाई आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको चेक करने वाला कोई होना चाहिए, ये जरूरी है ना हुसैन जावेद जी? मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि मुझे हिंदी में भी अक्सर एक जुमला सुनते हैं ना कि संतुलन जो है उसको बना रहना चाहिए। तो मैं वही तो कह रहा हूं, ये संतुलन जो है इमरान खान लाने का प्रयास कर रहे थे यार, ही वाज ट्राइंग टू ब्रिंग दैट बैलेंस, वो संतुलन।
ये दूसरा। अब आप पीटीआई के कार्यकर्ताओं को कहेंगे भाई उनका एक आईटी सेल है, बिल्कुल होगा, और वो थोड़ा सा उस भाषा में करते होंगे कि भाई थोड़ा बुरा लगता होगा, फिर आप फौज की बेइज्जती बना दें, उसको नेशनलिज्म का मुद्दा बना दें, और फिर तो बड़ा घातक हो जाएगा वहां के लोगों को। है तो पीटीआई वाले भी पाकिस्तानी। खैर, आपको मैंने बराबर मौका दिया, एक बार बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा, सबसे एक एक राय मैं लूंगा। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप यहाँ पर आए। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, जैन सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। संजीव श्रीवास्तव जी, यूके देवनाथ जी आपके पास मैं आऊंगा लेकिन मिलिट्री पर्सपेक्टिव के लिए, लेकिन पहले इसको ऐसे समझना होगा कि राजनीति का मुद्दा है या फिर सेना का मुद्दा है, ये भी तो समझना होगा कि भाई रिस्पॉन्ड कौन करता है, या लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, या फिर सब कुछ खिचड़ी बन चुकी है और उसको खिचड़ी बनाने वाला कौन है, वो पाकिस्तान का जनरल है या फिर उसका चीफ है। ये हम समझे इस पूरे खेल के। डीजीआईएसपीआर आके ऐसे बोलेगा, गद्दार बोलेगा अपने एक्सपीएम को। जी जी, देखिए ये जो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है और एक कड़वी सच्चाई है, और कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की जो सेना है, जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है, वो अपना पूरा कंट्रोल पूरे सिस्टम पर हमेशा से बना करके रखना चाहते हैं। और उस प्रक्रिया में, उस रास्ते में अगर कोई बाधा बनता है तो या तो उसे जेल में जाना पड़ता है, या तो उसको पतली गली से विदेश का रास्ता दिखा दिया जाता है, या अगर वो नहीं माना तो फिर फांसी का फंदा भी तैयार है। और ये पूरा इतिहास है, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को आप ले लीजिए, उनकी जो बेटी बेनजीर भुट्टो की जिस तरह से हत्या हुई, नवाज शरीफ को भी जेल जाना पड़ा था जब उन्होंने थोड़ा सा आदमी के साथ जो है किसी तरीके का असर्ट करने की कोशिश की, और इमरान खान ने तो जाहिर है कि एक बड़े तरीके से असर्ट करने की जब कोशिश की तो इमरान खान को सारे जो बुरे दिन जो है वो देखने पड़ रहे हैं। और उनके बुरे दिन तभी शुरू हो गए थे कि जब उन्होंने डीजीआईएसआई के अपॉइंटमेंट की जो फाइल है वो 15 दिनों तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ऑफिस में दबा ली थी, और जनरल बाजवा ने उसके बाद उन्हें आईना दिखा दिया था कि मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में किसका शासन है। और उसी के बाद से आप देखिए इमरान खान के बुरे दिन शुरू हो गए। कुछ दिनों के बाद एक पूरी तरह से पर्दे के पीछे से कंट्रोल वोट नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह ला करके उनकी सरकार गिरा दी गई। उसके बाद उनके ऊपर केसेस लगा दिए गए, 150 से भी ज्यादा के केसेस हैं, और देशद्रोह का भी मुकदमा है, गद्दार वगैरह भी अब कहा जा रहा है। तो ऐसे में तो अगर वो इमरान खान ने ज्यादा कुछ और भी असर्ट करने की कोशिश की तो फांसी का फंदा उनके लिए तैयार है। और पीटीआई के समर्थकों की और इमरान खान के बहनों की जो चिंता है बिल्कुल वाजिब है कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। अब गद्दारी का आरोप डीजीआईएसपीआर जब लगा रहे हैं तब तो इमरान खान के उसी तरीके की स्थितियां बनती जा रही हैं जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ थी। संजीव जी, आप अपनी बात रखिएगा। मैं कह रहा हूं कि जो उनके जांच पड़ताल करने का जो शुरुआत जो थी वो गलती भी तो फौज ने करी थी। अगर बुशरा बीबी की अगर बात की जाए, उस टाइम आसिम मुनीर का नाम सामने आया था, फिर उनकी जांच होना या फिर उनको वहां से हटाना या इधर उधर करना, क्या अभी ये केवल बदले की राजनीति जो है वो चल रही है या आगे भी चलती रहेगी? और बदला कब तक लिया जाएगा? और बदला अगर लिया जा भी रहा है फौज की तरफ से तो वो क्यों इसको खत्म नहीं कर देते इस पूरे मामले को? आप समझ रहे हैं मैं क्या आपको बात कह रहा हूं? क्या उनको पता है अगर हमने कर दिया तो उसके बाद अस्थिरता आएगी, इम्बैलेंस होगा, वो डर है? क्योंकि तो बड़ा क्लियर है कि भाई इमरान खान इज द टारगेट, बड़ा क्लियर है, इसमें कोई अगर किसी को शक शुबाब है तो वो डाउट में ना रहे, बड़ा क्लियर है। शिवम जी, यदि आप पाकिस्तान की सेना के और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के चश्मे से देखें तो इमरान खान का सबसे बड़ा दोष यह है कि वो बहुत ही पॉपुलर लीडर है, बहुत ही पॉपुलर शख्स है। उनकी जो लोकप्रियता इतनी है कि अभी जब उनका इलेक्शन सिंबल भी छीन लिया गया और सारी मैनिपुलेशन, सारी रिगिंग इत्यादि की गई, उसके बावजूद भी जो पीटीआई के समर्थक हैं उन्होंने इंडिपेंडेंट तरीके से चुनाव लड़े और बहुत बड़ी संख्या में जीत हासिल की। और उस समय भी लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारी इंडिपेंडेंट मिलकर ही सरकार बना लेंगे, तो उनको भी तोड़ने का काम किया गया। तो ये दिखाता है कि इमरान खान कितने ज्यादा लोकप्रिय शख्स है। और ऐसे में इमरान खान से जो पाकिस्तान की सेना है, जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है जिसको हम कहते हैं सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट, वो बहुत डरता है। और उस जो भय की वजह से इमरान खान के ऊपर जो है काफी केसेस लगा दिए गए हैं। इमरान खान चैलेंज भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात सच है। वो अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करते हैं कि मैं जमहूरियत का नेता हूँ, मैं प्रधानमंत्री का पद अगर मेरे पास है तो मेरी भी कुछ पावर है, इत्यादि इत्यादि, जो कि पाकिस्तान की सेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये जो पाकिस्तान के जनरल हैं वो अपने ऐशो आराम, ऐशो गाह और बड़े बड़े जो फार्म हाउसेस और विदेशों में घर, बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और एक $multi-billion
की जो इंडस्ट्री को वो रन करते हैं पर्दे के पीछे से, वो सब कुछ उसके ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं, उसको जरा भी वो खोना नहीं चाहते। इमरान खान यदि कहीं पॉपुलर ज्यादा हो गए और उन्होंने सत्ता अपने हाथ में सब ले ली तो ये सब चला जाएगा ऐशो आराम। फिर वही 3 कमरे के घर में रहना पड़ेगा जैसे कि पूरे विश्व में सेना के जनरल रिटायर होने के बाद रहते हैं। तो ये जो सारी जो स्थितियां हैं, अरे तीन कमरे के तो उनके नौकर नहीं रहेंगे, मतलब मैं बता रहा हूं आपको, मतलब 3 कमरे में तो वो तो हम आप जैसे लोग रहते हैं ना साहब, मतलब उनके तो नौकर भी ज्यादा अच्छे आलीशान। वही कहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है शिवम जी कि विश्व के देशों के पास सेनाएं होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है और उसके कब्जे में एक देश है, उसके कंट्रोल में एक देश है। और ये जो स्थिति है ये जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए बेहद निराशाजनक है। और देखिए भारत में अगर आप देख लें तो हमारे 2 सेना के बड़े अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। भारत में सेना का अगर आप प्रकृति देखें तो सेना भारत में राजनीतिक लीडरशिप के आदेशों को अच्छा सा फॉलो करती है और वो राष्ट्र के हितों के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने के लिए तैयार है। जी देखिए हम ये बताते हैं कि अगर फौज की बात की जाए तो ब्रिटिश काल में जो फौज का तरीका, तौर तरीका, ये ग्रुप कैप्टन साहब भी जानते हैं, कर्नल साहब भी जानते हैं कि फौज का तरीका जो ब्रिटिश तरीका ही था। तो पाकिस्तान की फौज में भी ऐसा कोई अलग कोई बहुत कुछ मिल जाए या फिर भारत की सेना में बहुत कुछ अलग हो जाए, वो आपकी लीडरशिप, डिसिप्लिन, वो तमाम चीजें हैं। हमने एक ब्लेंड रखा जिसमें हमने इकोनॉमी पर भी फोकस किया, हमने पॉलिटिक्स को भी आगे रखा, गवर्नमेंट डिप्लोमेसी, एडमिनिस्ट्रेशन। भारत में जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है वो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत ही हेल्दी है। उसके अपने इश्यूज हो सकते हैं, हमने कभी एग्रेसिव स्टांस नहीं रखा। अगर हम एग्रेसिव स्टांस रखते कि भाई हमें आजादी चाहिए, वो चाहिए, मुझे लगता है पाकिस्तान वहां पर गलत हो गया। और कट्टरपंथ में जब वो चला गया तो वो रिलीजियस आइडियोलॉजी में आप फैनेटिज्म की साइड चले जाते हैं तो आप फंस जाते हैं। वो फंस चुका है, लेकिन इतना लंबा समय जो है वो काट भी लिया है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी मेरे साथ हैं इस वक्त। हम डिस्कस यहां पर कर रहे हैं पाकिस्तान को, इमरान खान को, लेकिन गद्दार कौन है? गद्दार डीजी आईएसपीआर के हिसाब से इमरान खान तो गद्दार है ही हैं, शेख मुजीबुर रहमान भी गद्दार हैं। अब वो क्यों गद्दार हैं, जरा ये भी थोड़ा सा आप बता दीजिए। क्या भाई पाकिस्तान की फौज का एजेंडा काम नहीं कर पाया बांग्लादेश में, तो इसलिए शेख मुजीबुर रहमान गद्दार हैं? और हर कोई जो सेना के विरोध में बोलेगा तो वो गद्दार रहेगा, चाहे वो सेना की पोल भी अगर खोले तो वो गद्दार ही बना रहेगा। और ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी? शिवम जी, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन है? पीपीपी महज 54 सीट। पॉलिटिकल पार्टी कौन है? पीएमएलएन, नवाज शरीफ की जो पार्टी है, महज 131 सीट। अपने आप सरकार नहीं बना पाती। इमरान खान की बैंड पार्टी पीटीआई, इंडिपेंडेंट सब कैंडिडेट लड़े, कितने? 93। बाकी इंडिपेंडेंट मिला दें तो टोटल 103 इंडिपेंडेंट। यानी अगर पीटीआई पर बैन नहीं लगाया होता और अगर इमरान खान को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाता तो जाहिर बात है इमरान खान की सबसे बड़ी पार्टी होती और वो अपने बलबूते पर सरकार बनाते। अब पाकिस्तान में एक चौथी पार्टी भी है, ये शायद लोगों को मालूम नहीं है। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान में चौथी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो रही है पाकिस्तान की आर्मी। शुरुआती दौर से ही 50 के दशक से ही पाकिस्तान की आर्मी ने पर्दे के पीछे या पर्दे के सामने आकर पाकिस्तान को चलाया है। और खास बात यह है कि आज जब वो बोलते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो एक देशद्रोही थे, इनको समझना पड़ेगा कि इन्होंने किस तरह से ईस्ट पाकिस्तान को जबरदस्ती कब्जे में रखा, बंगालियों के ऊपर अत्याचार किए। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी, अवामी पार्टी, सबसे ज्यादा सीट जीती। यानी उनको 1971 के मार्च के महीने में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाना था, लेकिन पाकिस्तान के जो वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं, खासतौर से वेस्ट पाकिस्तान के जो पंजाबी डोमिनेटेड सुन्नी मुस्लिम हैं, उनको पसंद नहीं आया कि कैसे एक बंगाली, वैसे बंगाली 2 दर्जे के नागरिक माने जाते थे, थोड़ा घटिया, कमजोर, डरपोक, गंदे, काले काले माने जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कैसे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? और इन्होंने मार्च 1971 के पहले जो ज्यादतियां की ईस्ट पाकिस्तान में, मैं पूरा ब्यौरा दे सकता हूं। मेरे दादा नाना सब ईस्ट पाकिस्तान में थे,
नोआखाली और कुमिल्ला में, लेकिन हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चले जाएंगे। अब ये पाकिस्तान की जो चौथी पॉलिटिकल पार्टी है, ये नॉर्मल जैसे पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं कि आपस में ये इनके इन प्रकारेन गुटबंदी कराओ, भ्रम फैलाओ, विदेशी ताकतों के साथ मिल जाओ और अपने को पावर में रखती हैं। दुनिया में कम्युनिस्ट कंट्रीज में भी आर्मी इतनी पावरफुल नहीं होती मुझे है। लगता है कि ये मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी जो है वो काबिज है, वो वहां पर काम ऐसे कर रही है। एलिफेंट इन द रूम जो कहा जाता है ना, वो है वहां पर, सब कोई पहचान रहा है और कोई कुछ कर उसका नहीं सकता। यूके देवनाथ जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। आप जो अपनी बात को कहना चाह रहे थे, बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ा इतिहास में पीछे जरूर जा रहे हैं, लेकिन आगे पीछे वो जो पिछला हिस्सा है, मतलब आप समझ लीजिए जो पास्ट है, वो पीछा नहीं छोड़ रहा है पाकिस्तान का भी, ये भी तो समझना होगा। शिवम जी, हिस्ट्री से हमें भी सीखना पड़ेगा, भारत भी सीखता है। हुआ ये कि मोहम्मद अली जिन्ना जल्दी चले गए, लियाकत अली खान चले गए, उसके बाद पाकिस्तान में कोई कद्दावर नेता पैदा नहीं हुआ जो कि आर्मी को कंट्रोल में रख सके। जब अयूब खान ने धक्का देकर अपने को प्रेसिडेंट बनाया 1958 में, कोई चैलेंज नहीं कर पाया उनको, उनकी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं तुरंत कोलैप्स हो गई। जब जियाउल हुक जब 1977 में पावर में आए तो बड़ा अद्भुत नजारा था। जुल्फिकार अली भुट्टो को जेल में डाल दिया गया और लोग, अब पता नहीं किस पार्टी के थे, आर्मी ने कैसे उनको उकसाया, लोग खुशियां मना रहे थे सड़कों पर, मैं भूल नहीं सकता। उसके बाद 1999 में जब परवेज मुशर्रफ ने पावर हासिल कर ली, मैनिपुलेशन देखिए, जैसे ही उन्होंने पावर हाथ में ली तो तुरंत उनको फर्स्ट वेलकम करने वाले कौन थे? चीन, अमेरिका। यानी पहले से ही चीन और अमेरिका ने शायद उनको हिंट दे दिया था कि 1999 से पहले ही चीन और अमेरिका ने उनको हिंट दे दिया था कि लुढ़का दो, हम तुम्हारे को बैकअप करेंगे। ये एक अजीब सा सिस्टम है जहां पाकिस्तान में लगातार आर्मी पावर में रहती है, सामने रहती है। शायद आर्मी के जनरल्स को पहले से ही अमेरिका, चीन बता देते हैं कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है, उनको लुढ़का दो। ये अजीब एक तरीका है। मैं इंडियन आर्मी के इंडियन एयरफोर्स में 34 साल था, फख्र के साथ कह सकता हूं कि हमने हमारे फौज में अब तक क्या देखा है। फौज बैरक में रहती है, ट्रेनिंग करती है, जब सिविल काउंटर पार्ट्स हमारे डीएम, एसडीएम, डीसी हमें हेल्प के लिए बुलाते हैं, हम देते हैं हेल्प और तुरंत हम वापस चले जाते हैं। हमारे यहाँ डिफेंस के जो पीआरओ हैं, हमने कभी भी पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं दी है। डिफेंस के पीआरओ हैं, वो स्टेटमेंट रिलीज कर देते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियों के बारे में, लेकिन हमारा कोई भी डिफेंस का जो प्रवक्ता है नहीं, तो मतलब ये तो साफ बिल्कुल जाता नहीं। हाँ, मतलब इस पाकिस्तान आर्मी एक्टिंग लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी, ये हुसैन जावेद जी, ये सवाल है कि भाई क्या वो एक पाकिस्तानी फौज एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह यहाँ पर व्यवहार कर रही है? यही स्टेटमेंट अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आता तो समझ में आ रहा था। ये मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है? स्टेटमेंट्स देने ही नहीं चाहिए। वो कहें कि भाई हमारा मसला नहीं, हम क्यों बोलें इसमें? मसला बनाया जा रहा है उनकी तरफ से कि हमारा मसला है। अब सीडीएफ बनने वाले हैं, सीडीएफ बन चुके हैं, मान लीजिए। देखिए, मैंने आपकी पैनलिस्ट की बात सुनी, उससे भी कुछ सवाल हैं जिनका मैं जवाब यहाँ पे दूंगा और आपके सवाल का भी जवाब दूंगा मैं। पहली बात तो ये कि अभी देवनाथ जी ने कहा कि जब 99 में मुशर्रफ साहब ने तो अमेरिका ने उसको उनका खैर मकदम किया था, उनको अप्रिशिएट किया था। तो आई थिंक ये सही नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो उस टाइम क्लिंटन अमेरिका के सदर थे, उन्होंने तशवीश का इजहार किया था जो भी हुआ था, जिस अंदाज का भी कू था उसके हवाले से। और आपको याद होगा जब वो मार्च 2000 में इंडिया के दौरे पर आए थे तो बाद में पाकिस्तान आए थे और बाकायदा उन्होंने एड्रेस किया था कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए। तो अमेरिका का वो स्टांस बिल्कुल भी नहीं था। और फिर आपको पता है 9/11 हुआ, तो उसके बाद जब बुश आ गए तो उनके इंटरेस्ट हमसे मिल गए, उसके बाद सब जो था वो बिल्कुल हमारे साथ हो गए थे। तो ये थोड़े हिस्ट्री की बात थी। एक और बात आपने चूंकि इसमें बांग्लादेश की भी बात की, आपने उसमें मुजीब की भी बात की और वो तमाम चीजें, उसमें एक जवाब ये कि देखे हमने कब इनकार किया। 1971 जो हुआ है वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से हुआ। एज अ नेशन आज हम उसको तस्लीम करते हैं,
हम एज ए नेशन इस बात को तस्लीम करते हैं कि हम अपने ईस्ट पाकिस्तान के जो उस टाइम का ईस्ट पाकिस्तान था उसके साथ हम सही नहीं कर सके, हमने उसके साथ ज्यादती भी की है। मैं तो इस बात को हमेशा इस बात का एतराफ भी करता हूँ, लेकिन देखने की बात है कि सीखा क्या गया। एक गलती हो जाती तो सारी उम्र उस पर मातम तो नहीं हो सकता ना, आपको कुछ इंप्रूव भी करना चाहिए। 2025 में यही हमारे लिए इत्मीनान की बात है। आज ढाका की फजा पाकिस्तानियों के लिए अवामी सतह पे बहुत अच्छी बन चुकी है, और वही आर्मी जो 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुए थे, क्राइसिस हुए थे, आज उसी से बांग्लादेशी आर्मी ट्रेनिंग भी ले रही। तो तारीख का धारा भी बदलता है और हमें उसको भी इसमें देखना चाहिए। अब आपका सवाल शिवम यहाँ पे कि इस तरह की बात DGISPR को नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह की प्रेस टॉक, ये बात हमारे यहाँ मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं कि अगर आपके पास इस्लामाबाद की हुकूमत थी, उनके पास भी एक इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री है, ये बात वहां से भी कही जा सकती थी। इस पे तो डिबेट जो है वो पाकिस्तान में भी हो रही है और बहुत खुले में हो रही है। लेकिन मैं वही कहूंगा कि शायद सब्र का एक होता है, एक पैमाना होता है जब वो लबरेज हो जाता है। क्योंकि देखिए बात अब सिर्फ ना आर्मी चीफ के बारे में नहीं हो रही थी, बात अब समझने की क्या है, सिर्फ फौज के बारे में नहीं हो रही थी, अब वो CDF भी है। और जब CDF की एक ब्रॉड टर्म आती ना, फिर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को माने ईगो बढ़ गया, मतलब आप कह रहे हैं वो खाली ईगो नहीं सर, नहीं ईगो नहीं बढ़ा। एक मैं ये कहता हूं कि औहदा बढ़ कोई गया। भी सियासी राष्ट्रपति के बराबर की इम्यूनिटी तो आपने दे दी है। मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि अब केवल बात फौज की नहीं है, फौज से ज्यादा क्यों आसिम मुनीर के लिए इतना कर रहे हैं, मतलब एक आदमी के अच्छा लिए। अगर बात हाँ, ना एक आदमी के लिए बात मैं इसमें यही कहूंगा कि कोई भी सियासी जुमात हो या कोई भी फर्द हो, इवन मैं कहूंगा कोई भी हमारा एक्स आर्मी ऑफिसर हो, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के बारे में जब आप इस तरह तनकीद करते हैं ना, तो या तो वो कंस्ट्रक्टिव हो या अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए जिससे बहुत ज्यादा लोग अफेंड ना हो। लोग अफेंड होते हैं, और मैं आपको अपने जाती एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ शिवम, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान को समझते हैं, यही पैदा हुए हैं, इसके सिस्टम को भी है देखा हुआ। मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ हमारी हिस्ट्री है, वो सियासी जुमात कभी भी मुसलसल मकबूलियत बरकरार नहीं रख सकती। जो आर्मी को अपना टारगेट बना ले वो हमारी आवाम को पसंद नहीं आता, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो आप देख लें आवाम नहीं, ऐसी फौज को ऐसी पसंद नहीं मिसालें हैं आता। हमारे देखिए आवाम क्या, आवाम तो आईना है। आवाम तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को चुनती है, आवाम फौज को नहीं चुनती है, ये बात आप समझ लीजिए। लेकिन ये हद से ज्यादा हो गया। आप ये इसको भी तो थोड़ा सा एग्जामिन करने का प्रयास करिए ना, थोड़ा उसको समझने का प्रयास करें। आसिम मुनीर जो चाह रहा है वो हो रहा है। अब आसिम मुनीर, अगर आपके वहां सियासी जमात और आपकी फौज अलग बिहेव कर रही होती, एक्ट कर रही होती, तो भी समझ में आता है। अब इमरान खान अगर फौज को लेकर सवाल उठाते हैं तो वो ठीक भी है, क्यों गलत है? क्योंकि भाई फौज ने रूल किया है और फौज की मंशा रूल करने की है। वो तो अभी के हालात को देखकर वो ऐसा कह रहे हैं। फिर आप कह देंगे नहीं, कुछ टाइम बाद वो नेशनलिस्ट मुद्दा बन जाता है कि फौज है, फौज के बारे में ना बोले, वो सियासत से दूर है। फिर वो सियासत के साथ जब चलते हैं तो फिर कहते हैं वो भी सही है। तो आपने भी तो कोई ऐसी लाइन नहीं ड्रॉ करी हुई ना, यानी पाकिस्तान की फौज ने। जनता तो खैर बहाना है, जनता को तो आप कहीं भी ले जाएं, जनता क्या करेगी। संजीव श्रीवास्तव जी से भी उनकी राय मैं यहां पर ले लेता हूं। पाकिस्तान में क्या ये CDF बनने के बाद ये मसला और गर्मा चुका है? भाई जेल में तो ये पहले से ही है, दिक्कत तो इनसे पहले से ही है। अब ये दिक्कतें क्या एक बार मिल गए, PTI के समर्थक ज्यादा आ गए, थोड़ा सा खतरा बढ़ गया, इसलिए रिस्पॉन्स है, या फिर CDF बनने के बाद अब और भूमिका बनाई जा रही है कि मसले को अब खत्म करो? देखिए शिवम जी, जावेद साहब की मैंने बात सुनी और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। और जहां वो जिस टेरिटरी पर बैठे हुए हैं वो उस टेरिटरी पर भी उसकी जो मजबूरियां हैं वो हम समझते हैं। लेकिन अगर आप निरपेक्ष तौर से अगर देखें तो अरे हुसैन जावेद जी, कोई आपकी नहीं है। फिक्र की बात कर रहे हैं। संजीव जी, आपकी फिक्र, हमें भी फिक्र है आपकी। मतलब आप थोड़े समझदार पत्रकार हैं। मतलब पाकिस्तान के और भी पत्रकार आते हैं, तो उनका हाल देखा करिए, क्या बोल जाते हैं, फिर हमें भी कुछ बोलना पड़ता है। लेकिन ये सच है ना हुसैन जावेद जी, डिक्टेटरशिप साइलेंट वाली है वहां पर। संजीव जी, हाँ, कई पाकिस्तान के पत्रकारों जो हमारे भारत में भी वो आए, उनके साथ क्या हश्र हुआ हमने देखा है, इसलिए हम इस बात को जानते हैं वहां पे क्या स्थितियां हैं। लेकिन मैं अगर हम इस निरपेक्ष तौर पे इसके बारे में बात करें तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जैसा कि देवनाथ सर ने कहा कि जो पाकिस्तान की जो सेना है वो एक चौथी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर व्यवहार करती है और उसका जो शासन है वो अपना शासन वो बनाए रखना चाहते हैं। और वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई है तो पाकिस्तान की सेना ही है, अगर थोड़ा सा हल्के लाइटर जैसे लहजे में कहा जाए। और ये जो अपना जो तंत्र पर जो कंट्रोल है, जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट पर उनका जो पूरा कब्जा है एक तरह से,
उसको वो छोड़ना नहीं चाहते, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। और यदि उसके राह में कोई आएगा तो उसको जो है यानी बुरे दिन पीपीपी के बाद एक देखने पड़ेंगे। पीएपी भी होना चाहिए, पाकिस्तान आर्मी पार्टी है। और बाद में तो हमने ये देखा था कि जनरल मुशर्रफ ने तो उनकी जब वो पद से हट भी गए हाँ। तो उनकी जो अंदर जो महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा उबाल ले रही थी कि उन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी। और तो जनरल आर्मी का जनरल एक पार्टी अगर बना के अगर इलेक्शन कंटेस्ट करने के बारे में बात करें तो फिर समझ सकते हैं कि सत्ता अंतिम सांस तक उसकी जो महत्वाकांक्षा है नेताओं में जनरलों में बनी रहती है। तो ये जो पूरी पाकिस्तान के जो मिलिट्री की जो पूरी हिस्ट्री है वो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा संकट है। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जावेद साहब की मैंने बात सुनी, देखिए पाकिस्तान की जनता के अंदर पाकिस्तान की सेना ने अपनी जो छवि है वो इस तरीके से पेश करने की कोशिश की है कि जैसे कि वही पाकिस्तान के सेवियर हो। और उस छवि को बनाने के लिए वो पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी की जो जड़ें हैं उसको हमेशा से कमजोर करके रखते हैं। भारत का डर दिखाते हैं, अरे भारत हमला करने वाला है, अरे भारत अब तोड़ने वाला है पाकिस्तान को, अरे भारत अब ये कर देगा। और ये इंडिया की जो इनसिक्योरिटी और इंडिया के फ्रंट पर हमेशा एक उबाल वाला ऑन द बॉयल रख करके वो अपनी सत्ता को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। और वो जनता के बीच में जाके दिखाते हैं कि हम ही हैं जो पाकिस्तान को बचा सकते हैं, यदि आप हमें साथ नहीं देंगे तो हम पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बचाएंगे भी हम, मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी तो हम। वही बात है, ये दूसरा कहते हैं ना भेड़िया साजिश है। भेड़िया आया करते करते कि इस दिन वाकई भेड़िया जब आ जाता है तो फिर वो बात बनती नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी साजिश पाकिस्तान की सेना ने रची है अपने सिस्टम पे कंट्रोल बना के रखने के लिए, आवाम के बीच में सेवियर दिखाने की कोशिश करना और अंदर अंदर काटते रहना, डेमोक्रेसी को कभी भी कमजोर हमेशा बना के रखना। अगर कोई डेमोक्रेसी मजबूत करने की बात कर रहा है तो वो जेल में बंद है, अगर वो सबसे पॉपुलर हो गया है तो उसका सबसे बड़ा ये गुनाह हो गया है कि इतना पॉपुलर क्यों है। तो यही जो हुआ है पाकिस्तान के साथ, एक बहुत बड़ा छल, बहुत बड़ा धोखा वहां की एस्टेब्लिशमेंट में किया है और ये छल लगातार जारी है। और आगे भी मैं कोई संभावना नहीं देखता इस तरह की अभी दूर दूर तक कि जहां पर डेमोक्रेसी का एक अच्छा स्वरूप वहां पर दिखे। वो बात है ना संजीव जी, मुद्दे लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यूके देवनाथ जी से भी मैं ये पूछ लूं, क्या भाई ऊपर वाले को मंजूर है इमरान खान और जीवित रहेंगे या फिर वो भी सर पर कफन बांधकर वहां पर बैठे हैं जेल में कि भाई कब आएगा बुलावा, जाना पड़ेगा? क्योंकि और बचाने वाला तो कौन है यहाँ पर? मारने वाला बचाने वाला तो नहीं हो सकता, और मारने वाला अगर फौज का जनरल हो तो फिर बचाने वाला भी कौन आएगा लड़ने के लिए उनकी तरफ से? क्या पीटीआई के समर्थक बचाएंगे? कब तक बचाएंगे? आगे का भविष्य जरा थोड़ा सा आप भी प्रिडिक्ट कर दीजिए एस्ट्रोलॉजर की तरह, क्या हो सकता है इमरान खान के लिए? शिवम जी, इमरान खान की उम्र हो गई 73-74। फिजिकली ठीक होंगे लेकिन मानसिक तौर पर उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। आइसोलेशन में अगर रख देंगे किसी को भी तो वो आदमी 2-3 साल में टूट जाता है, अब बीमार रहने लगता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान को 2-3 चीजें तुरंत करनी पड़ेंगी। एक तो शायद आर्मी के विरुद्ध बयान देना बंद करना पड़ेगा। दूसरा है कि कुछ समय के लिए पॉलिटिकल बयानबाजी जेल से ना करें तो उनके लिए पर्सनल तौर पर अच्छा होगा। और तीसरी बात है कि पर्दे के पीछे कम से कम छुपकर पाकिस्तान आर्मी से एक मुआफी मांग ले। ये 3 कदम अगर वो नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से, जैसे सबको कहते हैं कि जो पाकिस्तान में अदियाला जेल में गया उसके बाद उसका रास्ता कब्रिस्तान की तरफ होता है। जी, मतलब इतना खतरनाक यहाँ पर। हुसैन जावेद जी, क्या बच पाएंगे इमरान खान? मतलब अगर इस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, और क्या वो माफी अगर वो मांग लेंगे तो माफी स्वीकार हो जाएगी? और मतलब मुझे नहीं लगता कि इमरान खान ओपन डिस्कोर्स में आके वो अपोलोजाइज करेंगे कि भाई नहीं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और अगर वो 70 साल के अभी हैं तो एक प्रश्न आप मुझे ये भी बताइए कि भाई लाइफ टाइम तो आपके वो फील्ड मार्शल हैं, क्या वो कभी अपनी पावर को छोड़ेंगे? हमेशा उन्हीं का कब्जा रहेगा फौज में और शासन में? ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इमरान खान की जिंदगी का क्या होगा, और आसिम मुनीर की अनलिमिटेड शक्तियां जो कि उनके भी अंत तक चलने वाली हैं। अंत किसका पहले और किसका बाद में? अच्छा शिवम, बिल्कुल मैंने आपका सवाल सुना है, और इससे पहले मैं लाइटर साइड पे एक बात कहना चाहूंगा। जो भी पीछे बात हो रही थी, देखें हमारे यहाँ ना ये इंप्रेशन होता है हमारे
जर्नलिस्ट के बारे में, हमारे मीडिया के बारे में कि हम लोग बात नहीं कर पाते। शायद अभी मैं आपके शो में हूं तो मुझे फोन आ जाएगा कि आप इस शो में क्यों बैठे हैं, या आपने वो बात क्यों नहीं की जो हम आपसे चाह रहे थे। ऐसा कभी कुछ पाकिस्तान में होता नहीं है। और मैं आपको दावत देता हूँ और अपने पैनलिस्ट को भी दावत देता हूँ कि नेट पे जाके आज ना, जो आज संडे है, तो हमारे अखबारात, हमारे चैनल्स, उनको पढ़ लें। हर जगह जितने भी हमारे एनालिस्ट हैं, जो टॉप एनालिस्ट है, उनकी यही लाइन है कि इस तरह की प्रेस टॉक होनी नहीं चाहिए थी। तो सब खुले में कह रहे हैं, तो ऐसा कोई खौफ नहीं होता हमारे यहाँ बिल्कुल भी। ये खैर, ये बात तो होगी। अब आगे आपके सवाल के जवाब। पहली बात, जो देवनाथ जी ने कहा, मैं उससे 200% एग्री करता हूँ। बिल्कुल इमरान खान को इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी। ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, उनकी पार्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और सही बात है, आप सियासतदान है, आपको सियासतदान रास्ता निकालता है। अब आपने जितनी गोलाबारी करनी थी कर दी आपने, ठीक है, उधर से भी गोलाबारी हो गई। अब क्या करेंगे? कई दफा ऐसा होता है कि जब हालात बिल्कुल ही आपको लगता है ना कि अब तो बात बनेगी नहीं, कहीं ना कहीं से बात बन भी जाती है। तो जो देवनाथ जी ने कहा कि उनको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, और ये तो मैं भी हमेशा कहता रहा हूं, 9 मई जो हुआ उसके बाद से, और जिस तरह से पीटीआई सामने आई, और जो इन पे जिस तरह का क्रैकडाउन हुआ, तो ये इमरान खान का एज अ पार्टी हेड बनता भी है यार कि आप उस पर एक अपनी अपॉलजी दें, और इससे चीजें कूल डाउन हो जाएंगी। और खुद पीटीआई के अंदर जो उनकी सीनियर की आदत है, कई सेम लोग हैं, वो आज भी कहते हैं इस तरह की जो कशमकश है, इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये पीटीआई के काम नहीं आने वाला। तो आई थिंक ये उनको बिल्कुल इमरान खान को सोचना होगा। और एक और बात, इमरान खान महफूज है, बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास जेल में जरूर है, हाँ। लेकिन लेकिन उनकी कब जिंदगी तक, को कब तक खतरा नहीं हुसैन है। जावेद जी, कब तक बचे रहेंगे? हाँ जी, यही 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 मैं बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ कि फिलहाल तो आपको पता है कि वो जेल के अंदर है, कोर्ट का ऑर्डर है। अब दो बातें हो सकती हैं कि अगर वो इस पैटर्न पे चले जो देवनाथ जी ने भी कहा, जिससे मैं भी इत्तेफाक कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए रास्ते निकलेंगे सियासी स्पेस के भी, और जेल से निकलने की भी। ये मैं आपको जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। और आखिरी बात, आपने कहा कि फील्ड मार्शल कब तक रहेंगे, इस पर तो देखें, उसके बारे में तो सब कुछ सामने आ गया। दिसंबर 4, 2030 तक वो अपनी सीट पे कायम रहेंगे, ये उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने हक भी दिया है। और उसके बाद वो रिटायर होते हैं, या मतलब यही है कि उनकी यही हद है ऑब्वियसली। तो उसके बाद इस बारे में देखा जाएगा। नहीं, एक मतलब पत्रकारों की सेफ्टी को लेकर तो बहुत आर्टिकल्स हैं, लेकिन वो मल्टीपल रीजंस को उसमें इन्वॉल्व करके, मतलब मैं यहाँ पर देख रहा था कि एक फ्रीडम नेटवर्क है, वहाँ पर 142 केसेस वायलेशन जर्नलिस्ट के खिलाफ नवंबर 2024 से सितंबर 2025 तक 60% इंक्रीज है पिछले साल के मुकाबले की बात करें। लीगल थ्रेट्स मिलते हैं, फिजिकल हरासमेंट, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो हम समझते हैं, मैं ये नहीं कहता केवल पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ, विश्व में तमाम पत्रकारों को थोड़ी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है। वो आपकी सेफ्टी भी आपके लिए ज़रूरी है, हम भी समझते हैं। आप भी हमारे साथ हर बार चर्चा में आए, बैठे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, आप भी कुछ कहना चाहते थे, ऐड ऑन करना चाहते थे। ये कह रहे हैं कि भाई 2030 तक तो चलिए उनका राइट है, और 2030 तक की वैसे ही उन्होंने बता दिया 70+ है, क्योंकि देवनाथ जी कह रहे हैं, तो फिर 75-70 जो 78 इतने एज उनकी हो जाएगी। क्या मतलब सर्वाइव करने दिया जाएगा, या फिर नहीं, इसमें कोई ऐसी बुरी खबर ना आ जाए? देखिए, मैं भी देवनाथ सर से और जावेद साहब से बिल्कुल सहमत हूँ कि इमरान खान को प्रैग्मेटिक तरीके से जो ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर जो कड़वी सच्चाइयां हैं उसको ध्यान देते हुए सेना के साथ संवाद को स्थापित करना होगा उन्हें। और सेना के साथ एक जो बातचीत के माध्यम से और बैक चैनल के माध्यम से नेगोशिएशंस और बातचीत करनी होगी। एडामेंट बिहेवियर छोड़ना होगा उन्हें। और और मैं यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जहां तक इमरान खान की बात है, इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर सेना ने बैठाया था। 2018 में जनरल बाजवा ने ही अपना पूरा सपोर्ट देते हुए, और सारा जो वहां का तंत्र है एस्टेब्लिशमेंट का, अब उसमें अब सब जानते हैं कि किस तरीके से वो काम करते हैं, मैनिपुलेशन, रिगिंग इत्यादि सब होती है। लेकिन उनका लक्ष्य था नवाज शरीफ को हटाना और किसी और को लाना। तो उन्होंने जो है पीटीआई को चुना कि अब इमरान खान को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। तो इमरान खान उस वो मोहरा बनने के लिए तैयार थे। 2018 में इमरान खान वो मोहरा बने थे। स्वयं से उन्होंने इस बात को जनरल बाजवा के साथ हाथ मिलाया था, और सेना के इशारों पर काम करते हुए सेना ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे किया और प्रधानमंत्री पद पर बैठ गए। अब ये अलग बात है कि 3.5 साल के बाद उनको लगने लगा कि नहीं जी, मैं भी कुछ हूं, मैं भी अब दिखाता हूं कि मैं भी प्रधानमंत्री हूं, मेरा भी कुछ कद है, इत्यादि इत्यादि। तो जब ग्राउंड रियलिटी से उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा और वहां पर जो है सेना से ही वो जब टकराव करना शुरू किया उन्होंने DGISI के अपॉइंटमेंट को लेकर के, तो सेना ने आईना दिखा दिया फिर से। और वही पाकिस्तान
उन्होंने एक बड़ी गलती की है। वो पॉपुलर तब भी रहेंगे अगर सेना से अगर वो बात कर लेते हैं, तो क्या उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत कमी थोड़ी आ जाएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि वो सेना का जो एक रोल है पाकिस्तान के, उसमें अब जैसे भी बना हो और जिस भी तरीके से सेना अपना डोमिनेंस बना के रखती है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई यही है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का एक गहरा जो है दखल है, और उस दखल को अभी मैं दूर दूर तक जाते हुए नहीं देखता। और 73 साल की उनकी उम्र हो चुकी है, अभी जेल में बंद है, मानसिक रूप से प्रताड़ित है। अकल को अगर कुछ ज्यादा उन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो फांसी का फंदा भी तैयार है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में बेहतर यही होगा कि पाकिस्तान के भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए, और कोई रास्ता नहीं है, आप कह रहे हैं संजीव जी, और कोई सेकंड, कोई और अल्टरनेटिव नहीं है इसमें कि भाई अब आप यही है कि अब आप झुक जाइए। टकराव का रास्ता तो नहीं होगा। टकराव अगर करेंगे तो फिर बड़े ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे उनको, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। टकराव से ये आगे बात बढ़ नहीं सकती। हाँ। और सेना का जो कंट्रोल है, दबदबा आप देखिए कितना बढ़ गया है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी 2 भागों में विभाजित हो गई है। बिल्कुल, और ये 2030 तक जो है आसिम मुनीर एक सर्वशक्तिशाली जो है पद पे बैठ गए हैं। आप कह रहे हैं कि इन्होंने बताया कि 2030 तक तो वो है, जुडिशरी में भी वो हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, आपका पूरे पॉलिटिक्स में तो इंटरफेरेंस था ही, अब और क्या बचा इसमें। हुसैन जावेद जी, कुछ काउंटर में आप कहना चाहते थे, फिर मुझे ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी पर जाना है ना। जी बस एक लाइन मैं कहूंगा, मैं इसमें ये कहूंगा कि इमरान खान, ये एक इंटरेस्टिंग है, मतलब फैक्टर है कि इमरान खान अगर आज जो उनकी पॉलिसी है टकराव की, और जारी बात है अगर उनकी पॉलिसी तो उनकी पार्टी उनके साथ है, उनके कारकुन उनके साथ है, लेकिन कल वो वही काम करते हैं जो कि अभी देवनाथ जी ने भी कहा कि वो ये काम करें जिसकी मैंने और संजीव जी ने भी हिमायत की है। मैं आपको यकीन दिलाऊं 1 मिनट लगेगा, उनके सारे कारकुन, उनकी सारी पार्टी इमरान खान के उसमें भी पीछे ही खड़े होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कहेंगे साहब आप तो हमें कह रहे थे इनसे टकराव करना है, आज अब हमें कह रहे हैं इनसे हाथ मिलाना है। तो इमरान खान की इतनी मजबूत शख्सियत है अपनी पार्टी के अंदर। ठीक है, ठीक है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, क्या ऐसा कुछ होने वाला है, क्या ऐसा कुछ होगा या फिर नहीं, एक और थर्ड फ्रंट कोई खुलेगा या कोई और पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि इंडिपेंडेंट ये लोग हैं ही, अब इमरान खान बैकफुट पर रहें, कोई और व्यक्ति एक चेहरे के रूप में आगे आ जाए, क्या ये चीजें भी चल रही होंगी एक थर्ड ऑप्शन के तौर पर? मतलब ये पहला तो ये है कि भाई आप अंत मान लो, अपना हार मान लो, दूसरे में आप माफी मांग लो, और तीसरे में ये आप कर सकते हैं कि आप थर्ड एक फ्रंट बना लीजिए, नई पॉलिटिकल पार्टी को तैयार कर लीजिए। शिवम जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी सुनहरा मौका है। पीटीआई पर बैन लगाया हुआ है, तो एक और पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, इलेक्शन कमीशन में अप्लाई करें। दूसरी चीज है, इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, तो आसानी से एक और नंबर 2 नंबर 3 को सिलेक्ट करके नई जो पॉलिटिकल पार्टी तैयार होगी उसका इंचार्ज बनाया जा सकता है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि अगर वो एक और नई पार्टी बनाना चाहेंगे और किसी नाम से, तो शायद इलेक्शन कमीशन फौज से हिंट लेकर उनको नेशनल रिकॉग्निशन नहीं देगी। दूसरी बात, अगर नंबर 2 नंबर 3 पोजीशन में और कोई उस नई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बनना चाहता है, तो उसको शायद किसी तरह की प्रोटेक्शन ना मिले और पाकिस्तान की आर्मी उसको छुटभैया लेवल पर ही टपका दे, साइडलाइन कर दे, खत्म कर दे। देखिए, वहां पर डीजी आईएसपीआर का रोल कितना बड़ा है, मैं जरा दर्शकों को बताना चाहता हूं। पाकिस्तान में हर चीज, जैसे अब वो डीजी आईएसपीआर बयान दे रहे हैं इमरान खान के बारे में, बयान दे रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान के बारे में। हमारे यहाँ जो काउंटर पार्ट है एडीजीपीआई, क्या किसी ने नाम सुना है? मेरे ख्याल से सिवाय प्रिंट मीडिया में जो लोग काम करते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते हैं, उनके अलावा किसी ने भी हमारे एडीजीपीआई नाम की संस्था का नाम ही नहीं सुना होगा। बिल्कुल। तो एडीजीपीआई हमारी इंडियन फौज का रिप्रेजेंटेटिव करती है, जहां तक पब्लिक रिलेशन की बात है। हम चुपचाप अपना काम करते हैं, फौज के दायरे में रहते हैं। पासिंग आउट परेड कब होगी, कौन कौन सी एक्सरसाइज होगी, फौज में कौन सा मिलिट्री इक्विपमेंट आ रहा है, विदेश से कौन सा डिफेंस अटैची आ रहा है, हम किस डिफेंस मिनिस्टर को ले जाकर मिलिट्री वही करे ब्रह्मोस का लॉन्च दिखा रहे हैं। बस बिल्कुल मिलिट्री वही करे जो मिलिट्री का काम है, उसके बियॉन्ड आप जाते हैं तो फिर। लेकिन पाकिस्तान का सिनारियो थोड़ा सा अलग था, वो कई बार हम चर्चा उसके पर कर चुके हैं। वक्त इतना ही था, समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन जावेद जी, संजीव श्रीवास्तव जी, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। पुरजोर तरीके से हर किसी ने अपनी बात को रखा और हल्ला नहीं, आपको
मुद्दा समझाया और एक निष्कर्ष पर भी हम पहुंचे कि भाई इमरान खान को अब क्या करना चाहिए। अब उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, या तो वो स्वीकार कर लें जो चल रहा है, एक माफी मांग लें और फिर दोबारा से आए, या फिर वो जेल में ही रहें और एक नई पॉलिटिकल पार्टी के लिए उनकी जितने भी पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं या जो मेंबर्स हैं, जो कि पीटीआई तो अभी है नहीं, वो एकजुट आए और नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, प्रयास करें। मुश्किल तो ये भी होगा, मुश्किल तो जेल में रहना भी है।